हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नर्व इम्पल्स। ठीक है जी, तो ये सिंध बोर्ड बुक का जो है वो टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्व इम्पल्स इज़ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है जी, तो नर्व इम्पल्स क्या होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ आइंस। किस पर डिपेंड करती है? आइंस के फ्लोज पर अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है जी, तो किस पर डिपेंड करती है? आइंस के ऊपर। तो अब आपको ये थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि ये आइंस पर डिपेंड क्यों करती हैं। तो याद रखिएगा कि नर्व इम्पल्स जो होती है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The signal begins as a change in the chemical gradient across the cell's plasma membrane। तो क्या कह रहे हैं कि जो सिग्नल हैं ये कब स्टार्ट होते हैं? जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बनता है अक्रॉस द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ठीक है जी, तो चलिए इसको अच्छे से जो है समझ लेते हैं। ये जो लेयर है ये न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाहर आप देख रहे होंगे पॉजिटिव लिखा हुआ है और अंदर की साइड पे लिखा हुआ है नेगेटिव। तो इस सीक्वेंस को आपको हमेशा याद रखना है। आप कभी भी इस टॉपिक के अंदर गलती नहीं करोगे। सबसे पहले क्या याद रखना है कि बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। ठीक है जी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब नर्व इम्पल्स जनरेट होती क्यों है या ये होती क्या है? वैसे तो ये इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। जैसे कि अगर कोई भी स्टिमुलस मिलता है हमारी बॉडी को तो कोई चेंज आता है। उस स्टिमुलस की कोई स्ट्रेंथ होती है, इंटेंसिटी होती है। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। इस स्टिमुलस को रिएक्ट करने के लिए हमारी बॉडी जो है एक मैकेनिज़्म स्टार्ट करती है नर्वस सिस्टम के थ्रू। कोऑर्डिनेशन होती है यहाँ पर। तो जिस तरीके से वर्क होता है मैंने आपको बताया था कि ये रिसेप्टर एक्सेप्ट करते हैं इस स्टिमुलस को, देन वो ब्रेन के पास जाता है, सीएनएस नर्वस सिस्टम के पास, देन इफ़ेक्ट आता है थ्रू दी इफ़ेक्टर्स। ठीक है जी, तो ये इफ़ेक्ट आता किस वजह से है? ये पहले ब्रेन के पास पहुँचा किस तरह? तो ये जो स्टिमुलस ब्रेन के पास जाता है वो किसके थ्रू जाता है? नर्व इम्पल्स के थ्रू जाता है। नर्व इम्पल्स लेकर किस तरह जाती है मैसेज को, वो आज हमने देखना है कि ये इम्पल्सेस लेकर कैसे जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये हमारे पास है मेम्ब्रेन। ठीक है जी, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। बाहर हमारे पास होते हैं पॉजिटिव और इन अंदर के साइड होते हैं नेगेटिव। पहले तो आप ये सोच लें या समझ लें इस बात को कि जो सोडियम बोलें या पोटेशियम बोलें, दोनों पॉजिटिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं? हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। दूसरी बात आप लोगों ने क्या याद रखनी है कि कहीं भी अगर एक ये मेम्ब्रेन है, बाहर के साइड पॉजिटिव है और अंदर के साइड नेगेटिव है, तो अगर ये जो पॉजिटिव हैं, अगर इन पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव किया जाए, रिमूव से मुराद इसको शिफ्ट किया जाए कहाँ पर? इनर साइड पर। यानी कि अगर इस पॉजिटिव को मैं यहाँ ले आऊँ, ठीक है जी, तो अगर मैं इस पॉजिटिव को यहाँ ले आऊँगी तो ये वाली जो जगह है यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा? यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। इस एम्प्टी स्पेस में क्या चीज़ फिल हो जाएगी? जहाँ पर पॉजिटिव साइन नहीं होता या डेफिशिएंसी ऑफ द पॉजिटिव साइन। डेफिशिएंसी क्या मतलब? ये है कि जहाँ पर पॉजिटिव साइन रिमूव हो जाएगा या वो कहीं और शिफ्ट कर जाएगा तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम क्या कहते हैं? वहाँ पर कौन सी साइन आ जाती है? नेगेटिव आ जाती है। यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर कोई नेगेटिव जो है वो आइन आएगा यहाँ पर। वैसे तो प्रोटीन्स भी नेगेटिव के तौर पे काम करती हैं, नेगेटिविटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है, चाहे पोटेशियम हो चाहे सोडियम हो, अगर ये मूव करते हैं तो पॉजिटिव साइन अगर रिमूव कर इनर मेम्ब्रेन में आता है तो उसकी जगह पर जो साइन जनरेट होता है वो पॉजिटिव नहीं, कौन सा होगा? नेगेटिव साइन होगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है अपनी। पॉजिटिव साइन रिमूव होगा और वो कहीं भी जाए, बाहर आए या अंदर आए, जहाँ से पॉजिटिव साइन रिमूव होता है वहाँ पर कौन सी साइन आ जाती है? नेगेटिव साइन आ जाता है। इसको आपने जहन में रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
जी, तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, सबसे पहले तो ये वाले पार्ट को हमने डिस्कस करना है। ये हमारे पास हो गई मेम्ब्रेन, इधर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, इनर में होते हैं नेगेटिव, इसको आपने याद रखना है। ये जो कंडीशन होती है ये हमारे पास कहलाती है रेस्टिंग कंडीशन होती है, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि RMP। मीन्स कि यहाँ पर अभी मेम्ब्रेन रेस्ट में है, यानी कि सारे पोटेशियम और सोडियम के आयंस जो हैं अभी भी रेस्ट में हैं। क्या है वो, अभी रेस्ट में है। यहाँ पर कोई भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही चार्जेस की। और जो पूरी मेम्ब्रेन जो रेस्ट में है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -70 इसकी जो है वो वैल्यू होती है। तो ओवरऑल जो हमारे पास माइनस ये जो लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है, इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों के टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है ये रीड आउट कर लेते हैं। जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड नर्व इम्पल्स, ठीक है जी। तो ऑल लिविंग सेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है डिफरेंस होता है अक्रॉस ईयर न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा के इर्द क्या होता है, चार्जेस की डिफरेंस होता है, यानी कि चार्जेस जो है वो डिफ्यूज हुए हुए होते हैं, या वो क्या हुए हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। तो क्या होता है, पॉजिटिव आयन जो हमारे पास होते हैं सोडियम और पोटेशियम होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो हमारे पास कोई भी प्रोटीन्स हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकता है, सल्फेट्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो है वो नेगेटिव का काम करते हैं और पॉजिटिव अलग होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं कहाँ पर, पूरी न्यूरोलिमा पर, यानी कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर। डिफरेंस इन चार्जेस गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ग्रेडियंट। अब ये जो डिफरेंस आएगा इनके दरमियान, इनकी ग्रेडियंट के अंदर के कितने जो है वो सोडियम के बाहर हैं, कितने जो है वो पोटेशियम के अंदर हैं, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो जी। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सोडियम अंदर की साइड पे पोटेशियम 2 आ गए, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव है। तो बाहर के साइड ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा और इनर के साइड पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाली जो हालत होती है, ये वाली जो कंडीशन होती है, ये हमारे पास होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो है ये कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं RMP, ठीक है जी। जी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द वोल्टेज मेजर अक्रॉस द न्यूरोलीमा इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि जो वोल्टेज जो हम मेजर करते हैं पूरी न्यूरोलीमा जो मेम्ब्रेन है उस पर, उसको हम क्या नाम देते हैं, जो वोल्टेज होता है उसको हम देखें पोटेंशियल। जो है एक वोल्टेज होता है, कोई पोटेंशियल होता है, कोई एनर्जी होती है। तो उन वोल्टेज को जो हम मेजर करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। द नर्व इम्पल्स इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन होती है ऑफ मैसेज थ्रू द न्यूरॉन, ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कोई भी स्टिमुलस जब आता है तो उसको सेंसरी रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं वो जो है वो उसको डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को। देन उसके बाद जो है ये जो मैसेज ब्रेन तक जो आता है वो किसके थ्रू जाता है, नर्व इम्पल्स के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, इन नर्व इम्पल्स के थ्रू जाता है। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन होती है। इलेक्ट्रो भी होते हैं और केमिकल भी होते हैं, दोनों होते हैं। और सिग्नल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है जी। मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू न्यूरॉन के ज़रिए। अच्छा जी, तो नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती हैं मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस तरह से जो है ये अपने मैसेज को इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करवाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इट ट्रैवल्स थ्रू डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स ड्यू टू द वोल्टेज प्रोटेनिक जो है वो गेटेड होते हैं चैनल्स इन द न्यूरोलीमा। तो न्यूरोलीमा के अंदर क्या चीज़ होती है, प्रोटोनिक, यानी कि प्रोटीनिक जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि गेटेड होते हैं, चैनल्स होते हैं। अब जैसे कि कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जो है वो, या हम ये कह सकते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करवाने के लिए कोई तो रूट होगा ना, कोई गेटवे होगा। तो उन गेटेड को हम क्या कहते हैं, प्रोटीनिक गेटवे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, या फिर हम उनको चैनल्स का भी नेम देते हैं, जो कि कहाँ लगे हुए होते हैं, न्यूरोलीमा पर, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि चैनल्स ओपन और क्लोज होते हैं रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो हमारे पास स्टिमुलस आता है, इलेक्ट्रिकली जो मैसेज आता है उसके रिस्पॉन्स में जो है ये ओपन और क्लोज होते हैं। न्यूरोलीमा जो है वो पोलराइज्ड होती है
एंड फ्रॉम इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होता है विद रेस्पेक्ट टू द आउटसाइड ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइंस। ठीक है जी, अब यहाँ क्या कहने का मतलब है इनका कि जो न्यूरॉन होते हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन की जो लीमा होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, वो क्या होती है, पोलराइज्ड होती है। पोलराइज का क्या मतलब होता है, जहाँ पर पॉजिटिवली भी चार्ज हो और नेगेटिवली भी हो, तो दोनों जो है मिलकर एक जो है वो पोल्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड। यानी कि यहाँ पर दोनों चार्जेस मौजूद होंगे। मैंने अभी बताया था किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और अभी इसको अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे। तो फ्रॉम इनसाइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है जी, चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द आउटसाइड ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइंस। यानी कि अगर अंदर जो है वो नेगेटिव है तो बाहर कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, अपोजिट होता है। अब अपोजिट ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये पोल्स क्रिएट नहीं करते, तो फिर हम इनको पोलराइज नहीं कह सकते। ठीक है जी, तो अभी हम इनको पोलराइज कह रहे हैं, इसका मतलब इनसाइड नेगेटिव है, आउटसाइड पॉजिटिव है। इस कंडीशन को याद रखिएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशंस होती है। अभी फ़िलहाल हमारा ये वाला स्टेज नहीं आया है, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, लेकिन ये नॉर्मल स्टेट होती है, यानी कि जब कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुई हुई होती है, जबकि जो है वो स्टेट होती है। जी, तो आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस। अब यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि किस तरीके से आइंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पोटेशियम की भी और सोडियम की भी। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉलराइजेशन मीन्स क्या होता है। ठीक है, पॉलराइजेशन मैंने भी बताया, जहाँ पर पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। पॉजिटिव किस तरह होगा, नेगेटिव किस तरह होगा, वो आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। ठीक है जी, डिटेल में पढ़ना जा रहे हैं। द इंट्रासेल्युलर मेजर पॉजिटिव आइंस। इंट्रासेल्युलर मतलब क्या होता है, सेल के अंदर। ये है ना, ये बाहर का साइड है और ये इनर साइड है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ जी। तो यहाँ पर ये है कि ये वाला मेरा साइड आउटर है और एक साइड मेरा इनर पार्ट है। ठीक है जी, तो अब क्या कह रहे हैं, जो इंट्रा सेल्युलर है, यानी कि जो सेल के अंदर है, ये वाला जो पार्ट है, मेजर पॉजिटिवली आइंस कौन से होते हैं, मेजर पॉजिटिवली आइंस होते हैं, और पोटेशियम होते हैं और सोडियम भी होता है। यहाँ पोटेशियम होता है। ठीक है जी, एंड सोडियम आर मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर। और सोडियम क्या होता है, बाहर के साइड होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये एक सेल है, ये वाला आउटर कहलाते हैं, ये वाला इनर कहलाते हैं। तो आउटर साइड पे हमारे पास मिलेंगे सोडियम और इनर साइड पे हमें मिलेंगे पोटेशियम। कहने को तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, यानी कि अगर बाहर के साइड 6 सोडियम के आयन हैं और इनसाइड जो है वो 4 पोटेशियम के हैं, तो इनर साइड पर पॉजिटिव जो है वो कम है। तो इसका मतलब का पॉजिटिव कम मतलब यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। और जो बाहर है, यानी कि जो सोडियम वाला पार्ट है, वहाँ 6 है पॉजिटिव आइन, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि बाहर पॉजिटिव आ जाएगा और अंदर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आया ये अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द concentration of potassium is 3 times greater inside the fluid than outside. The concentration of the sodium is nearly 10 times greater outside than inside the fluid. ठीक है जी, तो इस बात को आपने अच्छे से समझना है यहाँ पर जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास पोटेशियम है, ये जो हमारे पास पोटेशियम है, ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये क्या है हमारे पास 30 टाइम्स ग्रेटर है इनसाइड। जो हमारे पास जैसे ये वाला जो साइड है, ये हमारे पास आउटर है, ये वाला जो है हमारे पास इनर साइड है। ठीक है जी, तो इनर साइड पे ये जो पोटेशियम है, ये जो पोटेशियम है, ये क्या है हमारे पास 30 टाइम्स ग्रेटर है इनसाइड, किसके मुकाबले में, आउटसाइड के मुकाबले में। और जो कंसंट्रेशन है सोडियम की इज़ नियरली 10 टाइम्स ग्रेटर आउटसाइड। ठीक है जी, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास कौन है,
सोडियम जो है वो कितना ज़्यादा है बाहर, 10 टाइम्स। कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। लेकिन ये जो पोटेशियम है क्या है, 30 टाइम्स ज़्यादा है इनसाइड और बाहर, जो बाहर के मुकाबले में। लेकिन सोडियम जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है देन दी इनर साइड। इस कंपैरिजन को याद रखना है, ये हमेशा या कभी कभी टेस्ट में ज़रूर आता है, आता ज़रूर है। तो आपने इसको याद रख लेना है कि जो पोटेशियम है वो 30 टाइम्स बाहर जो है वो कम है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो पोटेशियम है वो 30 टाइम्स ज़्यादा है अंदर की तरफ, और जो सोडियम है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है बाहर की तरफ। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रिएटेड लार्जली बाय द सोडियम, पोटेशियम पम्प्स होते हैं या विच एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट ऑफ द सेल्स एंड पोटेशियम इनसाइड ऑफ द सेल्स। ठीक है जी, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज़ होती है, चैनल्स होती है, मैंने बताया था गेटवेज होते हैं। तो जो है क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम्स को अलाउ करते हैं। कुछ जो है वो सोडियम्स के जो है वो चैनल्स होते हैं, कुछ जो है वो पोटेशियम के होते हैं। पोटेशियम वाले जो है वो पोटेशियम को जो है वो इन करवाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और जो सोडियम वाले होते हैं वो क्या करवाते हैं हमारे पास, आउट भी करवाते हैं और इन भी करवाते हैं। तो यही जो है वो पोटेशियम भी कराते हैं, आउट भी और इन भी। यानी कि ये जो चैनल्स हैं हमारे पास, ये जो दोनों चैनल्स हैं सोडियम के और पोटेशियम के, ये दोनों जो है सोडियम पोटेशियम को ही अलाउ करवाते हैं। क्या अलाउ करवाते हैं कि ये जो पोटेशियम विच इज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम को आउट ऑफ द सेल, ये जो सोडियम होता है इसको कहाँ लेके जाते हैं, आउट ऑफ द सेल, और जो पोटेशियम है उसको कहाँ लेके जाते हैं, ये लिखा हुआ, और एंड पोटेशियम इनसाइड द सेल, और पोटेशियम को जो है वो अंदर लेकर आते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से है कि ये जो है वो ट्रांसफ़र करवाते हैं आइंस को। और आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द चैनल्स इन मेम्ब्रेन आर स्पेसिफिक टू आइंस। ठीक है, ये स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ अगर पोटेशियम वाला पंप है तो सिर्फ वो पोटेशियम को ही इन और आउट करवाएगा, ये नहीं कि वो सोडियम को करवाने लग जाए। ये स्पेसिफिक होते हैं आइंस के लिए। अलाउ ओनली वन काइंड ऑफ द आइंस, ठीक है जी, एंड रेस्ट्रिक्टेड अदर आइंस टू पास थ्रू इट। ठीक है जी, तो और क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं दूसरे आइन को पास करवाने के लिए। ठीक है जी, मना करते हैं, मतलब ये सिर्फ पोटेशियम वाला पंप जो है या पोटेशियम वाला चैनल जो है वो सिर्फ पोटेशियम को ही करता है, और सोडियम वाला जो है वो सिर्फ सोडियम को ही करता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेगेटिव आइंस होते हैं इनसाइड द न्यूरोलीमा के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे नेगेटिव तो मैंने आप लोग को बताया कि जहाँ पर जो है वो डेफिशिएंसी होती है पॉजिटिव की, या जो है वो पॉजिटिव की जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव का नाम देते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, जैसे कुछ प्रोटीन्स हो गई, क्लोरीन का आइन हो गया, PO4-2 हो गया, और SO4-2। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव का काम करती हैं न्यूरोलीमा के अंदर। डेट आर प्रोड्यूस इनसाइड, कहाँ पर होते हैं, इनसाइड होते हैं। मैंने बताया था ना कि बाहर की साइड अगर पॉजिटिव है और इनसाइड जो है वो नेगेटिव होता है। वैसे नेगेटिव साइन इसलिए भी होता है कि यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर क्लोरीन भी होता है, ये जो सारे एलिमेंट है ये भी होते हैं, और प्रोटीन जो कि इस मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन को क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। एंड कैन नॉट डिफ्यूज़ आउटसाइड द सेल, और क्या होते हैं, डिफ्यूज़ नहीं होते आउटसाइड। नेक्स्ट को रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। रेस्ट मतलब जो पुरानी रेस्ट की जो हालत होती है, रेस्ट में होते हैं। ठीक है, कोई भी नर्व इम्पल यहाँ पर जनरेट नहीं हो रही होती। रेस्टिंग नर्व सेल्स द कंडीशन होती है व्हेन इज नॉट बीन स्टिमुलेटेड टू सेंड अ नर्व इम्पल्स। ठीक है, कोई स्टिमुलस यहाँ पर नहीं होता, यानी कि नर्व इम्पल जो है यहाँ पर जनरेट नहीं हुई होती। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज only slightly permeable to these ions while the threshold established during action potential। अब यहाँ क्या मतलब है, ये एक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है, तो मतलब कि ये जो हमारे पास थ्रेशोल्ड है ये क्या चीज़ है। तो यहाँ क्या है कि जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, यानी कि रेस्ट में है, अभी सोडियम पोटेशियम लगे हुए हैं, यानी कि बाहर पॉजिटिव है, सोडियम की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है, और इनर पर जो है वो हमारे पास पोटेशियम की जो है वो कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है जी, बाहर पॉजिटिव है और इनर पर नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है जी,
तो थ्रेशोल्ड का मतलब है कि ऐसा स्टिमुलस जो कि काफ़ी हो किसी भी नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है जी, तो कोई ना कोई तो हमारे पास स्टिमुलस होता है जिसके नतीजे में जो है वो हमारे पास कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। नर्व इम्पल्स क्या है? एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है जो कि ब्रेन तक जाएगा या फिर ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज ओनली स्लाइटली परमिएबल टू दिस ions while the threshold established ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। तो क्या क्या है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो स्लाइटली परमिएबल होती है, आइंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड यानी कि ऐसा स्टिमुलस जो कि नर्व इम्पल्स जनरेट करवाने में कामयाब हो जाए, तो वो इस्टेब्लिश होता है। कब इस्टेब्लिश होता है? किसके दरमियान? एक्शन पोटेंशियल के दरमियान। यानी कि जैसे ही कोई भी स्टिमुलस आ जाए और वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करवा देता है, तो वो फिर जो है वो कौन सा स्टेज आ जाता है, तो वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है कि जो चार्जेस, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है पॉजिटिव का और नेगेटिव चार्जेस था सेल मेम्ब्रेन का क्रॉस, उसको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है जी, जो चार्जेस का डिफरेंस आ रहा है, और ये मेजर किस में किया जाता है? मिलीवॉल्ट्स में मेजर किया जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू -70 मिलीवॉल्ट्स होती है। और नेगेटिव साइन रिलेटेड टू द इनसाइड, ठीक है, नेगेटिव साइन हमारे पास कहाँ है? अंदर की तरफ है। एक्सेस नेगेटिव आइंस है। और न्यूरॉन्स जो हमारे पास होता है एक्साइटेबल मीन्स क्या होता है? द रेस्पॉन्स टू चेंज इन दियर सराउंडिंग। न्यूरॉन कब एक्साइटेबल होते हैं? जब कोई भी रेस्पॉन्ड को चेंज, यानी कि किसी भी स्टिमुलस को जो है वो रेस्पॉन्ड करना हो। ठीक है जी, तो दीज चेंजेस और स्टिमुलस क्या होता है हमारे पास? अफेक्ट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। इफ़ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग पोटेंशियल, the membrane becomes hyperpolarized, and if a membrane becomes less negative than the resting potential, the membrane depolarized. Sufficient depolarize result in an action potential। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने दो टर्म की बात करी है, हाइपरपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन कब होता है? जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो नेगेटिव है, यानी कि जो हमारे पास कितना होता है, हमने पढ़ा -70 मिलीवोल्ट्स, अब इससे भी क्या हो जाए? और ज़्यादा हो जाए, मोर नेगेटिव हो जाए। और नेगेटिव का मतलब -75 हो जाए, ये हमारे पास कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर पोलराइज हो जाता है। यानी इसके बाद फर्दर नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं करेगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल मैसेज और मज़ीद ट्रांसफ़र नहीं होगा दूसरे न्यूरॉन में। हाइपर पोलराइजेशन में सिग्नल्स स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? मोर नेगेटिव हो जाता है, मोर नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये होता है हाइपर पोलराइजेशन। और जो डीपोलराइजेशन होता है उसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हमारे पास होती है उसके अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से लेस नेगेटिव होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास -55 होती है। तो ये कंडीशन हमारी डीपोलराइजेशन की कहलाती है, जिसके अंदर चार्जेस जो होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, ऑल्टरनेट हो जाते हैं। पहले बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव। डीपोलराइजेशन में बाहर नेगेटिव हो जाता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है जी, तो ये वाली कंडीशन जो है वो डीपोलराइजेशन कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिजल्ट इन एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, डीपोलराइजेशन और ये हाइपरपोलराइजेशन ये कब होते हैं? ये एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हेन द मेम्ब्रेन इज़ एट रेस्ट, जब मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास क्या होगी? रेस्ट में होगी। किस में होगी? हमारे पास मेम्ब्रेन रेस्ट में, यानी कि हमारे पास RMP बन रहा होगा, हो रहा होगा। तो क्या होगा? जो पोटेशियम के आइंस होते हैं अक्यूमुलेट इनसाइड। ठीक है, अंदर की तरफ होंगे, बताया था मैंने। अंदर की तरफ क्या होगा? पोटेशियम। बाहर की तरफ क्या होगा? सोडियम। ऐसा नहीं है कि बाहर बिल्कुल भी पोटेशियम नहीं होगा और अंदर बिल्कुल भी सोडियम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। दोनों साइड पर यहाँ भी पोटेशियम होता है, यहाँ भी सोडियम होता है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बाहर सोडियम ज़्यादा है और अंदर पोटेशियम जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी, तो और पोटेशियम कितने टाइम्स जो है वो ज़्यादा है? 30 टाइम्स ज़्यादा होता है अंदर, और सोडियम जो है वो कितने टाइम्स बाहर ज़्यादा है? 10 टाइम्स ज़्यादा है अंदर की तरफ से। ठीक है जी, तो ये वाली डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, ये लिखी हुई ये वाली डिस्कशन यहाँ पर ये लिखी हुई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर इनसाइड द सेल ड्यू टू अ नेट मूवमेंट ऑफ द विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जो है ये बात कर रहे हैं।
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यही है कि यहाँ पर भी जो है वो सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, और लेकिन यहाँ पर ग्रेडियंट बन रहा है। ग्रेडियंट से मुराद ये कि बाहर हम सोडियम को कंसीडर कर लेते हैं ज़्यादा होने की वजह से, और अंदर हम पोटेशियम को जो है वो कंसीडर कर लेते हैं पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है जी, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि दोनों साइड दोनों मौजूद होते हैं। यहाँ पर पोटेशियम भी होगा, जैसे कि यहाँ अगर 2 सोडियम ले लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी सोडियम की है, और पोटेशियम यहाँ हम 2 ले लेते हैं और 1 जो है वो सोडियम, इस तरह से। तो इनकी क्वांटिटीज़ होती है, तो ज़्यादा मिकदार में पोटेशियम इनसाइड है और ज़्यादा मिकदार में बाहर सोडियम है, तो ये ग्रेडियंट बन जाता है कि 2 इधर सोडियम है और 1 यहाँ पर सोडियम, तो ये ग्रेडियंट हो गया। तो मॉलिक्यूल कहाँ मूव करते हैं, जिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो मॉलिक्यूल यहाँ मूव करेंगे डिफ्यूज़न से। लेकिन यहाँ पर जो है अक्सर ऐसा भी होता है कि ATP लगा के जो है अपोजिट भी मूवमेंट करवाई जाती है, खैर वो अलग बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यही कहलाता है कि ग्रेडियंट बन गया, यहाँ 2 है ऊपर और अंदर 1 है। और यहाँ जो बात करिए, यहाँ पर किसकी बात करिए इन्होंने, इसकी बात करिए पोटेशियम के आयंस की, एक्यूमुलेट कर रहे हैं इनसाइड द सेल ड्यू टू द नेट मूवमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पोटेशियम की बात करिए, बाहर 1 पोटेशियम है और अंदर 2 पोटेशियम है, तो उसका ग्रेडियंट की बात करिए, पोटेशियम की ग्रेडियंट की। आगे चलते हैं। द नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज क्रिएटेड, कब क्रिएट होता है। अब इसको इम्पॉर्टेंट है, ये बात जहन में रखिएगा कि नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब होता है। तो यहाँ पर कब क्रिएट होता है, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, ओवरऑल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, ऊपर पॉजिटिव और नीचे यानी कि बाहर पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में -70 होता है। ठीक है, तो ये माइनस आया कैसे, व्हाट, ये आया कैसे, क्यों हम कह रहे हैं ये नेगेटिव है, तो है तो पॉजिटिव भी यहाँ पर, तो इस माइनस को हम यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं जी। तो नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटाइन आउटसाइड द सेल इन द एक्स्ट्रासेल्युलर रिलेटिव टू द इनसाइड द सेल। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आउटसाइड जो है वो कैटाइंस है, क्या है आउटसाइड, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर मैंने बताया था सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, तो ये मूवमेंट करते रहते हैं, सोडियम इधर जा सकता है और पोटेशियम इनसाइड आ सकता है। तो इस तरह से जो नॉर्मल स्टेट होती है उससे, जैसे कि अगर यहाँ पर बाहर साइड पे पोटेशियम ज़्यादा हो जाए, सोडियम ज़्यादा हो जाए, इनकी क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएंगी। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और कैटाइंस बढ़ जाएंगे। कैटाइंस क्या हैं, सोडियम पोटेशियम दोनों कैटाइंस हैं, पॉजिटिव हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी मूवमेंट की, इन सोडियम पोटेशियम पंप से ये मूवमेंट करेंगे और बाहर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और इनर साइड पे जो है वो नेगेटिव प्रोटीन्स आ गए, नेगेटिव क्लोरीन आ गया, PO4 SO4, ये वाले एलिमेंट अगर अंदर रह जाएंगे, और ये जो पॉजिटिव जो है अपनी जगह को छोड़ कर आएंगे, पॉजिटिव जब मूवमेंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपनी जगह पर नेगेटिव भी छोड़ कर आएंगे। तो इस तरह से तो ये यहाँ पर क्या होगा कि बाहर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और इनसाइड जो है वो हमारे पास जो है वो मूवमेंट की वजह से सोडियम की और पोटेशियम की, तो बाहर नेगेटिव हो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, और मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल हो जाएगा ओवरऑल हम क्या कहते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो कैटाइन बहुत सारे हो जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द कैटाइन आउटसाइड अ सेल जो है वो क्या हो जाएगी, यानी कि आउटसाइड कौन सा है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। ठीक है जी, रिलेटिव किससे रिलेट करवा रहे हैं, टू इनसाइड द सेल। ठीक है, इनसाइड द सेल उससे रिलेटिव करवा रहे हैं, तो बाहर कैटाइन जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे और इनसाइड क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर इन्होंने एक और वजह दी है नेगेटिव चार्ज आने की। द नेगेटिव चार्ज विद इन द सेल इज़ क्रिएटेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। एक और वजह क्या है कि इसकी वजह से क्रिएट होता है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से होता है। क्यों भाई, क्यों होता है ये? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये लोग क्या कह रहे हैं कि मोर परमिएबल टू पोटेशियम है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? मोर परमिएबल होती है किसकी? पोटेशियम आइंस की मूवमेंट की देन द सोडियम। तो यानी कि पोटेशियम आइन जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास वो क्या है? पोटेशियम आइन को ज़्यादा अलाउ कर रही है और सोडियम को कम अलाउ कर रही है। तो पोटेशियम को जब अलाउ करेगी तो पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके मुकाबले में अपोजिट साइड पे हम देखेंगे तो नेगेटिव इनसाइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज हम ये कह सकते हैं कि क्या है? नेगेटिव है। तो इन न्यूरॉन के अंदर क्या होता है? पोटेशियम के जो आयंस होते हैं वो मेंटेन एट हाई कंसनट्रेशन। न्यूरॉन के अंदर जो पोटेशियम के आयन है वो किस तरह हायर कंसनट्रेशन सेल के अंदर होते हैं, वाइल सोडियम के जो आयंस होते हैं मेंटेन एट हायर कंसनट्रेशन आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या होता है? सोडियम ज़्यादा होता है, रिच होता है, और इनसाइड हमारे पास क्या होता है? पोटेशियम ज़्यादा होता है, यानी कि रिच होता है। ठीक है जी, तो यही बात कही है। द सेल पजेस पोटेशियम एंड सोडियम लीकेज चैनल्स दोनों होते हैं डेट अलाउ द टू कैटाइंस। ठीक है जी, क्या अलाउ करते हैं? टू कैटाइंस, यानी एक पोटेशियम और एक सोडियम और पोटेशियम पंप रेस्पेक्टिवली। ठीक है, टू डिफ्यूज डाउन दियर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है कि अगर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल सोडियम के और अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल है तो ये ग्रेडियंट बन गया, तो मॉलिक्यूल यहाँ से यूँ मूव कर कर आ सकते हैं। तो ये कंसनट्रेशन का ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है जी, तो आई होप समझ आ गया होगा कि क्यों इसके ऊपर ओवरऑल जो है वो नेगेटिव -70 आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब कैटाइंस जो है वो हमारे पास ज़्यादा मूव करेंगे, आउटसाइड द मेम्ब्रेन जाएंगे, और मूव कौन कर सकता है? पोटेशियम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है परमिएबल होता है। वैसे तो सोडियम भी करता है, लेकिन मोर परमिएबल कौन होता है हमारे पास? वो हमारे पास होता है पोटेशियम। ठीक है जी, यहाँ लिखी हुई ना बात। तो पोटेशियम ज़्यादा मूव करेगा तो इनसाइड जो हमारे पास होगा नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। तो इनसाइड नेगेटिव होने की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर -70 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस डायग्राम में आप समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इन्होंने मीटर लगाया हुआ है एक, और यहाँ से जो है किसको पॉइंट आउट कर रहा है? -70 को पॉइंट आउट कर रहा है। कब पॉइंट आउट कर रहा है? अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिए, ये एक प्रोटीन्स है, ये चैनल्स बने हुए हैं। ये सोडियम का चैनल है, ये पोटेशियम का चैनल है। ठीक है जी, तो ये, और एक यहाँ पर आपको चीज़ दिख रही होगी, ये जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये एरो आपको दिख रहा होगा बाहर की तरफ आ रहा है, और ये वाला एरो आपको दिख रहा होगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन जा रहा है। ये इनसाइड द मेम्ब्रेन जा रहा है एक, और एक आउटसाइड द मेम्ब्रेन जा रहा है। जो इनसाइड द मेम्ब्रेन जा रहा है वो हमारे पास क्या है? पोटेशियम का मॉलिक्यूल इन आ रहा है, और सोडियम का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जा रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि चैनल्स हैं। अब ये जो है चैनल्स नहीं है, चैनल्स ये हैं। ठीक है जी, तो ये चैनल्स हैं हमारे पास, और ये जो है वो प्रोटीन्स हैं जो इसको ट्रांसफ़र करवा रही हैं एक जगह से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी तो जो है वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन क्रॉस्ड करवा रही होती है। तो ये हमारे पास प्रोटीन्स है, और ये चैनल्स हैं। चैनल, सोडियम चैनल जो है सिर्फ सोडियम को अलाउ करेगा, पोटेशियम को नहीं, और पोटेशियम चैनल जो है वो सिर्फ पोटेशियम को ही अलाउ करेगा, सोडियम को नहीं करता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। हाउएवर जी, तो अब आप यहाँ पर एक और बात नोट आउट करें कि यहाँ पर एक पोटेशियम का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक पोटेशियम का मॉलिक्यूल है और यहाँ बहुत सारे पोटेशियम है, तो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है हाई लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक। तो जाहिर सी बात है ये डिफ्यूज़न नहीं है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है, जिसमें लोअर कंसंट्रेशन है और मॉलिक्यूल फर्दर मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होगी? ATP का मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास बहुत सारे सोडियम के मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल कहाँ पर मूव कर रहा है?
लोअर कंसंट्रेशन टू दी हायर कंसंट्रेशन, यहाँ भी इसी तरह है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, एटीपी की भी यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो काम होता है ये क्या किस तरह हो रहा है, एटीपी की मदद से होता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, However, the neurolemma have far more potassium leakage चैनल होते हैं than sodium। तो ज़्यादा चैनल्स कौन से होते हैं, पोटेशियम के चैनल्स होते हैं। Therefore, potassium diffuses out, ठीक है, जिसकी वजह से पोटेशियम क्या होती है, वो डिफ्यूजेस आउट हो जाती है ऑफ द न्यूरोलीमा एट मच फास्टर रेट दैन सोडियम लीकेज। पोटेशियम के जो है वो हमारे पास चैनल्स भी ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम जो होती है वो हमारे पास मोर परमिएबल भी होती है। ठीक है जी, जिसकी वजह से जो है वो पोटेशियम जो है वो मूव करती है इनर से आउटसाइड की तरफ। ठीक है जी, तो बिकॉज मोर कैटाइंस आर लिविंग, ठीक है, जिसकी वजह से लिविंग करेंगे सेल को देन आर एंटरिंग। जी, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, उसके पास बाहर है पॉजिटिव नॉर्मल कंडीशन में और इनर साइड पे है हमारे पास नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर है, देखो यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव होंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से होगा। तो ओवरऑल जो कंडीशन बनती है हम उसकी बात करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पर एक बात कही इन्होंने कि मोर कैटाइन जो है वो लीव करेंगे, यानी कि जो पोटेशियम है, जो पॉजिटिव है कैटाइन है, वो क्या करेगा, अभी यहाँ पर जो है आप लोगों ने देखा है इसके अंदर कि पोटेशियम जो है वो क्या कर रहा है, मूव ऑन कर रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी होती है, इसमें शो नहीं किया हुआ है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है कि बहुत सारे कैटाइन्स पोटेशियम के जो है वो लीव कर जाते हैं सेल को, यानी कि ये जो पोटेशियम है ये मूव करेगा आउटसाइड। ठीक है जी, तो पोटेशियम आउटसाइड जाएगा तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे। और पोटेशियम यहाँ से अपनी जगह को जो है छोड़कर जाएगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास। और दूसरी बात ये है कि अगर अंदर से, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ से अगर दो पॉजिटिव आयन, यानी कि पोटेशियम के दो पॉजिटिव आयन लीव कर रहे होते हैं तो उतनी ही तादाद में ये वापस नहीं आते। यानी कि अगर दो पोटेशियम जा रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक सोडियम अंदर आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ वन सोडियम। तो इसका मतलब ये है कि दो सोडियम बाहर जा रहे हैं, यानी कि मोर कैटाइन जो है वो लीव कर रहे हैं सेल को, देन आर एंटरिंग कितनी हो रही है, सिर्फ एक की हो रही है। जा रहे बाहर दो हैं और एंटरिंग कितनी हो रही है, सिर्फ एक की हो रही है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है कि जो सोडियम है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आ रहा है और पोटेशियम दो जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, पॉजिटिव जो हमारे पास है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएगी पॉजिटिव की तादाद, और जो है वो बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा। और इनर साइड पे जो है वो पॉजिटिव के मॉलिक्यूल्स और पॉजिटिव के जो आयंस है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये डिस्कशन आई होप आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस कॉज द इंटीरियर ऑफ द सेल, इंटीरियर ऑफ द सेल से मुराद क्या है, इनर लेयर इनसाइड जो है टू बी नेगेटिवली चार्ज रिलेटिव टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूरोलीमा। तो ये नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं कि बाहर पॉजिटिव हो जाएगा और इनर साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि बाहर पॉजिटिव आइंस जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और अंदर के साइड पे जो है वो हमारे पास पॉजिटिव जो है वो कम हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो पॉजिटिव जो है वो हमारे पास कम हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा ज़्यादा है और यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा होगा कम है, क्योंकि पोटेशियम आउटसाइड कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, दो चले गए चले, और यहाँ पर ओनली वन जो है वो हमारे पास सोडियम आया, ओनली वन जो है वो सोडियम का एक मॉलिक्यूल आया। तो जिसकी वजह से आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव है, और इनर साइड पे जो है वो हमारे पास क्या होता है, लेस पॉजिटिव होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ये नेगेटिव कहलाएगा ओवरऑल। ठीक है जी, तो आई होप समझ आ गया होगा।
नेगेटिवली बना देती है। लेफ्ट टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूरोलीमा द एक्शन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। पोटेंशियल के अंदर हेल्प करते हैं। ये जो एक्शन होता है सोडियम पोटेशियम का, ये हेल्प किस में करते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन को, रेस्टिंग पोटेंशियल को जो है वो ये मेंटेन करवाते हैं। अब किस तरह से जो है वंस इस्टेब्लिश्ड क्या होगा यहाँ पर, वो एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब रेस्टिंग पोटेंशियल को भी तो मेंटेन करवाना है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बिना नर्व इम्पल के जनरेट किए जो है वो नर्व इम्पल जनरेट हो जाए, सिग्नल जनरेट हो जाए। अगर ये मेंटेन नहीं रहेगी, पोटेंशियल बार बार चेंज होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी जो है वो मेंटेन करवाना पड़ता है, किसके थ्रू? सोडियम पोटेशियम पम्प के थ्रू। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होगा कि रिकॉल दैट सोडियम पोटेशियम पम्प ब्रिंग्स 2 पोटेशियम आयंस इनटू द सेल्स व्हाइल रिमूविंग 3 सोडियम आयंस कंज्यूमिंग एटीपी। ठीक है जी, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम पम्प्स होते हैं वो 2 सोडियम को जो 2 पोटेशियम को जो है वो अंदर लेकर आएंगे, 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएंगे और क्या करेंगे? रिमूव करेंगे 3 सोडियम आयंस, एटीपी लगा के जो है वो 3 सोडियम के आयंस को रिमूव करवाएंगे, बाहर लेके जाएंगे 3 सोडियम के आयंस को। ठीक है जी, तो ये इस तरह से होगा वाइल रिमूविंग 3 सोडियम। और क्या कंज्यूम होगी यहाँ पर? एटीपी जो है कंज्यूम होएगी। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ देखें कि 2 पोटेशियम आ रहे हैं, यानी कि 2 पॉजिटिव आ रहे हैं और 3 पॉजिटिव जो है वो रिमूव हो रहे हैं। कहाँ से? इनर मेम्ब्रेन से। तो 3 रिमूव होंगे, उसकी जगह तीनों की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। 2 ऐड होंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। तो ये वाली कंडीशन हो गई यहाँ पर। और अगर आउटसाइड आप देखें तो 3 सोडियम के मॉलिक्यूल वो हैं, आइंस हैं, तो 3 प्लस हो गए यहाँ पर। और 2 जो है यहाँ पर पोटेशियम ने मूव ऑन करा है तो 2 हमारे पास नेगेटिव आएंगे। ये अपनी जगह को छोड़ कर आए तो उसकी जगह नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो गई हमारे पास। ठीक है जी, तो अब इन कंडीशंस में देखें 3 नेगेटिव हैं इनसाइड, ये देखिए जी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 नेगेटिव आ रहे हैं और 2 पॉजिटिव। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? इनसाइड नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर कितने हैं? 3 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हैं और 2 जो है वो नेगेटिव हैं। तो हम ये क्या कंसिडर करेंगे? आउटसाइड पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आउटसाइड पॉजिटिव है और इनसाइड जो है वो नेगेटिव है। और यहाँ पर क्या चीज़ कंज्यूम होगी? एटीपी। अब क्यों एटीपी कंज्यूम होगी? मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है कि एटीपी इसलिए होगी क्योंकि ये अपोजिट मूव करते हैं लोअर कंसनट्रेशन से। मतलब कि अपोजिट से मुराद ये है कि लोअर कंसनट्रेशन टू दी हायर कंसनट्रेशन। जब मॉलिक्यूल लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उसके अंदर एटीपी जो है वो कंज्यूम होता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हैज़ मोर कैटाइन आर एक्सपेल्ड। जैसे ही और मज़ीद कैटाइन एक्सपेल्ड होंगे सेल के अंदर से, देन टेकन आने के बजाय जो है ज़्यादा जो है कैटाइन अपनी सेल को जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, लीव कर जाएंगे। द इनसाइड ऑफ द सेल रिमेंस नेगेटिवली। इनसाइड क्या रहेगा हमारे पास? नेगेटिवली रहेगा। अगर कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि अगर कंटिन्यूसली जो है वो कैटाइंस मूव करते जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव आइन जो है वो मूव करते हुए जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव आइन वहाँ आउटर मेम्ब्रेन को तो पॉजिटिव बना रहे हैं लेकिन इनर मेम्ब्रेन को ये जो मूव कर रहे हैं पॉजिटिव आइन, ये इसको इनर मेम्ब्रेन को क्या बना रहे हैं? नेगेटिव बना रहे हैं। यानी कि जितना जितना जो है वो कैटाइंस मूव करते जाएंगे, यहाँ से पॉजिटिव आइन अगर यहाँ पर मौजूद है तो ये पॉजिटिव आइन अगर मूव करके आउटर मेम्ब्रेन तक जाएगा तो बाहर को तो ये पॉजिटिव बना रहा है लेकिन ये जाएगा तो इनर साइड पे क्या कॉज करेगा? नेगेटिव साइन। तो जितना जितना ये कैटाइन जो है वो रिमूव करता जाएगा तो उतनी ही हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है वो मज़ीद नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है जी, जितना ये कैटाइन मूव करेगा, कैटाइन बाहर को तो पॉजिटिव बनाएगा लेकिन इनसाइड अपनी जगह को क्या कर देगा? नेगेटिव बना देगा। ठीक है जी, तो यहाँ यही बात लिखी हुई है कि क्या करेगा? यहाँ पर लिखा हुआ था
कि एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल, लेकिन ना इनसाइड द सेल मीन्स नेगेटिव चार्ज बनाता जाएगा टू द एक्स्ट्रा सेल. It should be noted that the chlorine tends to accumulate outside of the cells because they are expelled as a negative protein within the cytoplasm. यहाँ एक और इन्होंने बात करी कि अगर बाहर पॉजिटिव आ गया और इनसाइड पर नेगेटिव आ गया तो क्लोरीन हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है. तो क्लोरीन इनसाइड, ये हमारे पास आउटसाइड है, ये इनसाइड है, तो क्लोरीन इनसाइड तो नहीं होगा ना, क्योंकि इनसाइड जो है ऑलरेडी नेगेटिव है. तो अगर एक और क्लोरीन आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको एक्सपेल्ड करेंगे. क्या करेंगे, ये एक दूसरे को एक्सपेल्ड करेंगे. ये लिखा हुआ बात, एक्सपेल्ड करेंगे. तो ये क्लोरीन इनसाइड नहीं होगा, ये क्लोरीन कहाँ मूव कर जाएगा, आउटसाइड पर. अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो आउटसाइड पे तो नेगेटिव होता नहीं है. तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव होंगे, जिसकी वजह से हम कंसिडर करते हैं कि बाहर जो है वो पॉजिटिव है. ऐसा नहीं है कि बाहर नेगेटिव नहीं होते, बाहर भी नेगेटिव होते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसलिए हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. और इनसाइड की अगर बात करें तो इनसाइड पर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से हम कंसिडर करते हैं ये हमारे पास नेगेटिव साइन है. ठीक है जी. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्लोरीन जो है वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है जी. तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ट्रिगर्ड व्हेन एनी स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द न्यूरॉन. जब किसी भी न्यूरॉन को स्टिमुलस रिसीव होता है, स्टिमुलस रिसीव होता है तो वो जो है वो क्या जनरेट करता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि कोई एक्शन लेता है उस स्टिमुलस के ख़िलाफ़. ठीक है जी. तो अब स्टिमुलस के जो है वो रिसीव जैसे ही होगा तो न्यूरॉन क्या करेगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो ट्रिगर्स करेगा. उसमें होता क्या है, द सोडियम चैनल्स जो होंगे वो ओपन होंगे इंस्टेंटली, और सोडियम जो होगा रश इनसाइड द सेल, और सोडियम क्या होगा, आना शुरू हो जाएगा इनसाइड. ठीक है. बाहर क्या होता है, सोडियम होता है, और इनसाइड हमारे पास क्या होता है, पोटेशियम होता है. तो जैसे ही हमें स्टिमुलस रिसीव होगा तो सोडियम के चैनल्स जो होते हैं वो फ़ौरन से ओपन हो जाएंगे, और वहाँ से सोडियम जो है वो मूव करता हुआ जो है वो आएगा, और सोडियम जो है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन आना शुरू कर देंगे. ठीक है जी. तो इनसाइड द सेल डिपेंडिंग ऑन अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, जितना ज़्यादा स्टिमुलस होगा उतने ज़्यादा सोडियम के आइंस जो है वो इनसाइड आना शुरू कर देंगे. ठीक है जी. द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम इट्स रेस्टिंग वैल्यू. ठीक है. जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो क्या है, पहले रेस्टिंग पोटेंशियल अभी हमने पढ़ा था कितना था, 70 मिली वोल्ट है. ठीक है जी. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा. ठीक है जी. तो चेंज होगा, इसकी रेस्टिंग कंडीशन वैल्यू से पहले फिर डीपोलराइज होगा एंड बिकम पॉजिटिव ऑन द इनसाइड द मेम्ब्रेन. ठीक है जी. तो हमारे पास डीपोलराइज पहले, तो ये अब क्या हो रहा है, ये जो मूव करेंगे आइंस जब मूव करेंगे, सोडियम के आइंस मूव करेंगे तो ये क्या करेंगे, डीपोलराइजेशन करेंगे. मींस यहाँ पर डीपोलराइजेशन मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि डीपोलराइजेशन का मतलब है अगर मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव हैं और इनसाइड नेगेटिव हैं तो डीपोलराइजेशन के अंदर बाहर नेगेटिव हो जाएंगे और इनसाइड पॉजिटिव हो जाएंगे. अब इनसाइड पॉजिटिव हुआ कैसे होगा, जब बहुत सारे सोडियम या पोटेशियम जो पॉजिटिव हैं, जो सोडियम है पोटेशियम है, ये दोनों क्या करेंगे, मूव करेंगे इनसाइड दी मेम्ब्रेन आ जाएंगे. ठीक है जी. तो जब ये मूव करेंगे तो अंदर क्या हो जाएंगे, ये बहुत सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनसाइड मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये अपनी स्पेसिस को छोड़ कर आएंगे तो उसकी जगह आ जाएगा नेगेटिव साइन. तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी. ठीक है जी. तो डीपोलराइजेशन के अंदर जो पोटेंशियल होता है, ये एक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास कितना होता है, 50 मिली वॉट. ठीक है जी. तो पहले ये हमारे पास रेस्टिंग होगा, -70 होता है. ये कब की कंडीशन है, जब बाहर पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव है. ठीक है जी. और डीपोलराइज होगा, फिर बाहर नेगेटिव आ जाएगा और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसकी जो कंडीशन हमारे पास होती है वो क्या होती है, -55. ये -70 से कितना हो जाएगा, -55 हो जाएगा. ठीक है जी. लेकिन फिर इसके बाद जब ये बिकम्स पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर ये और मज़ीद पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा, यानी कि और ज़्यादा जो है ये
सोडियम के मॉलिक्यूल इनसाइड आते रहेंगे तो ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन, और वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है 50, कितनी हो जाएगी 50 मिली वोल्ट, कितनी हो जाएगी 50 मिली वोल्ट हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है 50 मिली वोल्ट। देन द गेट्स ऑफ सोडियम क्लोज्ड, फिर क्या होगा, जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा तो सोडियम के गेट क्लोज हो जाएंगे। ठीक है जी, जब यहाँ पर पहले तो पॉजिटिव था लेकिन फिर नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा और इनसाइड पर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही इनसाइड पर पॉजिटिव आएगा और मज़ीद सोडियम यहाँ पर नहीं आएंगे, जब क्लोज़ हो जाएगा। ये कब कंडीशन होगी, जब हमारे पास 50 वोल्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो सोडियम के गेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देन द गेट्स ऑफ द सोडियम इज़ क्लोज्ड। ठीक है जी, तो वो क्लोज़ हो जाएंगे एंड पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। और अब यहाँ पर क्या ओपन हो जाएगा, पोटेशियम के चैनल्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो पोटेशियम के जो गेट्स हैं यहाँ पर ओपन कर जाएंगे और डिफ्यूज़ करेंगे आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि अब जो है वो पोटेशियम बाहर आना शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो हमारी कहानी कहाँ तक थी कि पहले जो है वो पॉजिटिव थी बाहर और इनसाइड नेगेटिव थी। देन बहुत सारे यानी कि ज़्यादा तादाद में जो है वो सोडियम जो है वो क्रॉस करने लगे मेम्ब्रेन को, तो बाहर जो है वो नेगेटिव हो गया और इनसाइड जो है वो पॉजिटिव हो गया। इस स्टेप को हमने क्या नाम दिया, डीपोलराइजेशन। ठीक है जी, तो डीपोलराइज का नाम दिया था इसको। देन इसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पोटेशियम के पंप जो हैं वो चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे और वो क्या करेंगे, डिफ्यूज़ आउट। अब यहाँ से यहाँ पर जो है पोटेशियम मौजूद है, पॉजिटिव है ना, तो अब ये मूव करेगा कहाँ पर, आउट, यानी कि अब ये यहाँ पर मूव करवाएगा। तो यानी कि अगेन फिर से क्या कंडीशन हो जाएगी, बाहर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये इतना बाहर जाएगा पोटेशियम कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि बाहर पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन कहते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं कि डिफ्यूज आउट एज मेम्ब्रेन गो पोटेशियम गोज आउट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इनसाइड का जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा नेगेटिव। चार्ज वंस अगेन दोबारा जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रीपोलराइज। ठीक है जी, तो इस तरह दोबारा से कंडीशन आ जाएगी। दिस रिटर्न, ये जो रिटर्न हुआ है टू द रेस्टिंग स्टेट में जो आया है अगेन रीपोलराइजेशन, ये भी जो है वो रेस्टिंग स्टेज है, यानी कि यहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो गुजर चुकी हैं। तो ये रेस्टिंग स्टेज जो है ये हमारे पास यूजुअली टेक फ्रॉम 10 to 30 मिली सेकेंड्स। कितना होगा, 10 से लेके जो है वो 30 मिली सेकेंड्स। ठीक है जी, तो रीपोलराइजेशन क्या होता है कि जैसे हमारे पास पहले पॉजिटिव बाहर थे, इनसाइड अंदर जो है वो नेगेटिव थे, फिर हमारे पास डीपोलराइजेशन हुई तो हमारे पास बाहर पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव हुआ। किसकी वजह से हुआ, यहाँ पर सोडियम ने मूव करा, सोडियम चैनल्स ओपन थे। देन इसके बाद जो है वो पोटेशियम के जो है वो चैनल्स ओपन हो गए और पोटेशियम जो है वो बाहर की साइड जाने लगा। कौन, पोटेशियम। ठीक है जी, जब पोटेशियम बाहर की साइड जाएगा तो ये जो आपको दिख रहा है ये जो है वो बाद फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही पोटेशियम जो है मूव करने लगेगा बाहर जो है अगेन नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा और अंदर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई रीपोलराइजेशन। ठीक है, देन आगे जो है वो नर्व इम्पल्स मूव ऑन करती रहेगी, बाहर नेगेटिव होगा अंदर पॉजिटिव होगा, फिर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव हुआ है ये दोबारा रिटर्न हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा रीपोलराइज। यानी कि नर्व इम्पल्स जैसे ही गुजरती जाएगी तो डीपोलराइज कर दी जाएगी, फिर बैक पर जो है वो अपनी पोजीशन को मतलब जो आयंस हैं ये चेंज करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो रीपोलराइजेशन भी जो है वो साथ साथ होती जाती है। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ के लिखा है फर्स्ट स्टिमुलस जो होता है कैपेबल होता है टू प्रोड्यूस द एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन, इट इज़ कॉल्ड द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस।
ठीक है जी। तो अगर स्टिमुलस जो है इज़ नॉट कैपेबल होगा तो एक्साइट फेल्स टू अराइज एंड रिस्पॉन्स, इट इज़ कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता क्या है? थ्रेशोल्ड ऐसा स्टिमुलस होता है कि जो नर्व इम्पल को जनरेट करवा सके, यानी कि इतना स्टिमुलस तो होना कि जो नर्व इम्पल को स्टिमुलेट कराए। तो स्टिमुलस जो है वो कैपेबल होना चाहिए नर्व इम्पल को, या हम कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल को जो है वो प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो वो हमारे पास थ्रेशोल्ड कहलाता है। लेकिन अगर वो इतना कैपेबल नहीं है, स्टिमुलस इतना नहीं है कि वो रेस्पॉन्ड कर सके, तो वो हमारे पास होता है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, नॉट लिखा हुआ है ना करवा सके। ठीक है जी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो है वो अलग से जो है वो डीपोलराइजेशन दिया हुआ है। तो डीपोलराइजेशन क्या चीज़ होती है, हमें ये वाली रीड करना है कि इट रेफर्स टू अ ग्रेटेड पोटेंशियल। क्या होता है? ये ग्रेटेड पोटेंशियल स्टेट होती है बिकॉज आ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, किसकी वजह से होती है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से, ऑफ अबाउट -55 मिली वोल्ट। कितना होता है? ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डीपोलराइजेशन होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो -55 मिली वोल्ट होती है। कॉजेज द चेंज द न्यूरोलीमा में मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पोटेंशियल में चेंज लाता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो होता है मस्ट बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इनफ टू चेंज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनटू एक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी, सही है। जो अगर स्टिमुलस में इतनी ज़्यादा पावर होगी, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी कि वो नर्व इम्पल को जनरेट करवा सके या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर सके एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक, तो ये जो है वो हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है। दिस रिजल्ट इन द अल्टरनेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, किसकी अल्टरनेशन होती है? पॉजिटिव नेगेटिव आयन की। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो है यहाँ पर चेंजेस होती है ऑफ द मेम्ब्रेन के अंदर बिकॉज द स्टिमुलस कॉजेज द इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आइंस इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बाय 10 टाइम्स मोर इन द रेस्टिंग स्टेट। अब यहाँ पर क्या मतलब है इनका कि देखें बाहर तो पॉजिटिव था और अंदर था नेगेटिव। ठीक है जी। तो ये जो ऑल्ट्रेशन हुई है, ये जो रेस्टिंग स्टेट है, ये वाली तो रेस्टिंग स्टेट है। अब ये रेस्टिंग से जब ये एक्शन स्टेट में गया है, क्या करके गया है? ये जो यहाँ लिखा हुआ है अल्टरनेशन करके गया है। किसकी करी है? नेगेटिव की करी है ना। यहाँ पर नेगेटिव चेंज हुआ है किसकी वजह से? जब सोडियम आया अंदर। कौन आया था? सबसे पहले सोडियम के गेट्स ओपन होते हैं, वो आया तो इसकी वजह से। फिर इसके बाद जो है फिर सोडियम के आयंस जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस बने और कितने टाइम से? 10 टाइम्स मोर इन द रेस्टिंग स्टेट, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन जो हमारे पास थी उसके अंदर बाहर पॉजिटिव थे। ठीक है जी। और रेस्टिंग स्टेट में अगर बाहर पॉजिटिव इतने थे तो ये जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेट है, ये जो एक्शन पोटेंशियल की स्टेट है, इसके अंदर सोडियम के जो आइंस हैं वो कितने हैं? 10 टाइम्स मोर हैं। ठीक है जी, 10 टाइम्स यहाँ पर मोर है, 10 टाइम्स। ठीक है, मोर है कौन? सोडियम के आइंस। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फॉर दिस सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन। क्या ओपन हुए थे? सोडियम के चैनल्स ओपन हुए थे। ठीक है जी। तो डीपोलराइजेशन के अंदर द एक्शन पोटेंशियल स्टेट इज़ बेस्ड ऑन द ऑल और नॉन। किस पर है? मेथड ऑल और नॉन पर जो है वो बेस करता है। ऑल मीन्स या तो सब, और नन मतलब या तो सब कुछ होगा या तो कुछ नहीं होगा। मतलब ये है सब कुछ से मुराद ये है यहाँ पर कि सारी जो नर्व इम्पल है या तो वो पूरे ओवरऑल स्टिमुलस को जो है वो रेस्पॉन्स करेगी या तो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करेगी। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इफ़ द स्टिमुलस इज़ नॉट मोर दैन द थ्रेशोल्ड वैल्यू दैन देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द न्यूरोलेमा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो स्टिमुलस है, ठीक है, वो अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, थ्रेशोल्ड यानी कि इतना स्टिमुलस तो हो कि नर्व इम्पल जनरेट हो, तो अगर नर्व इम्पल जनरेट ना हो सकी, यानी कि इतना स्टिमुलस हुआ ही नहीं, नॉट लिखा मैंने, अगर इतना स्टिमुलस हुआ ही नहीं और नर्व इम्पल जनरेट नहीं हुई तो यहाँ पर कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है जी। तो कोई भी एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर स्टिमुलस इतना है कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को तक हो, यानी कि नर्व इम्पल जनरेट करवा सके, तो इतना स्टिमुलस हो तो यहाँ पर क्या होगा कि नर्व इम्पल जनरेट हो जाएगी और ट्रैवल करेगी अक्रॉस द इंटायर लेंथ ऑफ द न्यूरोलीमा पर जो है वो करेगी। ठीक है जी। तो आई होप समझ आ गया होगा। ऑल और नन या तो स्टिमुलस को कम्प्लीटली जो है वो रेस्पॉन्स करेगा। कब करेगा? जब स्टिमुलस जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी। और अगर स्टिमुलस इतना होगा कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच जाए, यानी कि वो नर्व इम्पल जनरेट करने की एबिलिटी रखता हो, तो हमारे पास क्या होगा कि नर्व इम्पल पूरी जो है वो इंटायर लेंथ के ऊपर न्यूरोलीमा की जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएगी।
तो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, ओपन चैनल्स कैरीज एन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस। ओपन चैनल्स जो होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, सोडियम के आइंस, गिविंग राइज टू डीपोलर। ठीक है, डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो ये स्टेट थी ना, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि जो सोडियम है, ये जो सोडियम है ये आना शुरू हुए थे इनसाइड। ठीक है जी, तो क्या फिर जब ये इनसाइड आना शुरू कर रहे थे तो हमारे पास ये चेंज हो गई थी इनकी पोलराइजेशन, तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन हुई थी। तो डीपोलराइजेशन के अंदर हमारे पास क्या कह रहे हैं कि सोडियम गिविंग राइज टू डीपोलराइजेशन, यानी कि ओपन कौन से चैनल्स होंगे, हमारे पास सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे। सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन कहलाएगी ये क्या कहलाती है, डीपोलराइजेशन कहलाती है। एज द चैनल्स बिकम्स क्लोज्ड, जैसे ही चैनल क्लोज होंगे और इनएक्टिव होंगे द डीपोलराइजेशन एंड्स हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे ही ये जो सोडियम है ये चेंज कर दी इसने। ठीक है जी, चेंज हो गया यहाँ पर, ये हमारे पास कहला गई डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन कहला गई यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे ही सोडियम के गेट बंद भी तो होंगे ना, स्टॉप भी तो हो जाएंगे यहाँ पर, ज़रूरी तो नहीं है हमेशा ही खुले रहें, तो ये ओपन और क्लोज़ होते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सोडियम जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा, यानी इतना ज़्यादा पॉजिटिव जो है अनसाइड हो जाएगा, तो सोडियम के जो चैनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और इनएक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन एंड्स हो जाएगी। ठीक है जी, एज आफ्टर आ सेल हैज़ एस्टैब्लिश्ड आ रेस्टिंग पोटेंशियल, जैसे ही सिंपल सेल किस में, रेस्टिंग पोटेंशियल में, डेट सेल हैज़ कैपेसिटी टू अंडरगो डीपोलराइजेशन। अगर रेस्टिंग पोटेंशियल में है तो उसके पास क्या कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है कि वो डीपोलराइज हो जाए ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। और जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी तो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये चीज़ थी ना कि जो है वो हमारे पास सिंपल कंडीशन के अंदर ये था, ये हमारे पास है पोलराइज्ड, यानी कि सिंपल कंडीशन है। ठीक है जी, तो रेस्टिंग कंडीशन है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास थी वैल्यू -70 मिली वोल्ट थी। ठीक है जी, तो -70 मिली वोल्ट थी। जैसे ही अपनी चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है वैल्यू, यानी कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाला होता है, यानी कि ये अभी कौन सी कंडीशन है, डीपोलराइजेशन की कंडीशन है। ठीक है जी, किसकी कंडीशन है, डीपोलराइजेशन की कंडीशन में कितनी थी, -55 होगी मिली वोल्ट। और जैसे ही फिर जो है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल कम्प्लीटली जनरेट हो जाती है तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, क्या वैल्यू होती है, 50 मिली वोल्ट। तो अब आप ये देखें यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, ये -70 से जो -70 आप लोगों को दिख रहा है ये किस में चेंज हो गया, 50 के अंदर चेंज हो गया है। ठीक है जी, 50 मिली वोल्ट के अंदर ये जो है चेंज हो गया है। तो ये क्या कह रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से गया है पॉजिटिव की तरफ। ठीक है जी, आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं मज़ीद। फॉर दिस रैपिड चेंज की वजह से विद इन द इंटीरियर सेल के अंदर क्या हुआ, सेवरल इवेंट्स जो है होते हैं मस्ट अकर अलॉन्ग द न्यूरोलीमा में बहुत सारे जो है वो इवेंट्स हो रहे होते हैं। आगे चलते हैं जी, तो यहाँ क्या है, ऑफ द सेल बहुत सारे इवेंट्स जो है यहाँ पर हो रहे होते हैं। वाइल द सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यू कर रहे होते हैं अपने वक्त, द वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स होते हैं डेट हैड बीन क्लोज्ड होते हैं। वाइल द सेल वाज एट रेस्टिंग आर ओपन इन रेस्पॉन्स टू एन इनिशियल चेंजेस। ठीक है जी, जो अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जब हमारे पास सोडियम पोटेशियम चैनल्स जो हो जाते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है जी, जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं अगर वो क्लोज हो जाएंगे तो वो हमारे पास कौन सी कंडीशन कहलाएगी, रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाएगी। ये ओपन हो जाएगा यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू एन इनिशियल कंडीशन इन वोल्टेज। एज ए सोडियम आइंस जो हमारे पास हैं वो क्या होंगे, सोडियम आइंस रश बैक इनटू द सेल। जैसे ही सोडियम जो है वो रश बैक यानी कि वापस आएगा सोडियम जो है वो सेल के अंदर, दे ऐड पॉजिटिव चार्जेस जो है करवाएगा इंटीरियरली एंड चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव करवाएगा। ये वही बात कर रहे हैं जो पीछे करी है। वंस द इंटीरियर ऑफ द सेल बिकम्स मोर पॉजिटिव हो जाएगा तो डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल इज़ कम्प्लीटेड हो जाएगी एंड द चैनल जो हो जाएंगे वो हमारे पास क्लोज हो जाएंगे। ठीक है जी, यही बात कर रहे हैं कि पहले ये कंडीशन थी, फिर सोडियम आना शुरू हो जाएंगे, मज़ीद सोडियम आएंगे, फिर सोडियम आएंगे तो अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा
और बाहर का जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही कम्प्लीटली नेगेटिव और यहाँ कम्प्लीटली पॉजिटिव होगा इनसाइड, तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट जैसी ही होगी तो चैनल्स जो होंगे वो हमारे पास क्लोज्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रीपोलराइजेशन इट इज़ अ कंडीशन होती है ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रिकल बैलेंस इज रिस्टोर इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूरोलिमम। रीपोलराइजेशन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो है वो रीस्टोर होता है इनसाइड और आउटसाइड द न्यूरोलिमम ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। जो हमारे पास एक्सोप्लाज्म कहते हैं न्यूरॉन का जो प्लाज्म होता है, न्यूरॉन के अंदर एक पार्ट होता है एक्सोन्स। ठीक है जी, एक्सोन जो है ये पार्ट है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो सोडियम के आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर होते हैं। तो पोटेशियम चैनल विल बी ओपन, पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन स्टेट के अंदर क्या होगा, ए फ्लक्स ऑफ द सोडियम पोटेशियम जो है यहाँ पर पंप्स होंगे थ्रू द पोटेशियम चैनल्स अकर एज अ रिजल्ट द ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम की जो है वो चैनल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ बाहर पॉजिटिव है और इनसाइड जो है वो नेगेटिव है। ठीक है जी, ये कंडीशन है नॉर्मल। फिर इसके बाद बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो, किसकी वजह से होगा, जब सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है जी, सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है जी, तो मज़ीद जो है वो हमारे पास नर्व इम्पल्स जनरेट होती जाएगी। ठीक है जी, और मज़ीद जो है वो सोडियम आते रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, क्या हुआ है यहाँ पर, ये जो हमारे पास नेगेटिव हुए थे, ठीक है, ये जो नेगेटिव हुए थे ये चेंज होना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा, ये हमारे पास ये चेंज होना शुरू हो जाएंगे और चेंज होने के बाद ये क्या करेंगे, ये दोबारा से जो है पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव होते जाएंगे। तो ये जो रिस्टोरेशन हो रही है, अगेन इलेक्ट्रिकल बैलेंस दोबारा से जो है वो वही हो रहा है जो पहले इस रेस्टिंग स्टेट में थे। तो इसको हम कहते हैं, ये रीपोलराइजेशन कहते हैं। और रीपोलराइजेशन कहते हैं, और ये होता किसकी वजह से, जब पोटेशियम के चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन जो होता है वो किसकी वजह से हुआ था, जब सोडियम के चैनल्स जो है वो ओपन हुए थे। ठीक है जी, और रीपोलराइजेशन कब होगा, जब पोटेशियम के चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे। ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा जी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं, सोडियम वोल्टेज चैनल विल बी क्लोज, सोडियम के जो है वो क्लोज हो जाएंगे। रीपोलराइजेशन में कौन से ओपन होंगे, पोटेशियम के। तो पोटेशियम के जब ओपन होंगे तो सोडियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। दस नो सोडियम आइंस विल बी मूव्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई भी सोडियम नहीं आएगा। देयरफॉर जो रीपोलराइजेशन हेल्प इन मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग द ओरिजिनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है जी, तो ये क्या होता है, रिस्टोरिंग होता है जो है वो, और जो है वो हमारे पास मेंटेन करता है, जो अगेन जो स्टेट होती है बाहर पॉजिटिव एंड इनसाइड नेगेटिव, ये जो है वो कौन करता है, हमारे पास रीपोलराइजेशन। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। क्या है, अंटिल पोटेशियम चैनल क्लोज, जब तक जो है वो पोटेशियम के चैनल कब तक क्लोज नहीं होते, द नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस दैट हैव मूव्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज इनफ टू रिस्टोर द इनिशियल पोलराइज्ड स्टेट पोटेंशियल स्टेट। यानी कि ये जब तक पोटेशियम जो है वो इनसाइड आता रहता है, कब तक आता रहता है, जब तक कम्प्लीटली जो है वो पोटेशियम जो है वो रिस्टोर ना हो जाए और पहले वाली जो पोलराइज्ड पोटेंशियल स्टेट है, यानी कि जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है RMP है, ये वाली कंडीशन ना हो जाए और बाहर पॉजिटिव ना कर दें कम्प्लीटली और इनसाइड नेगेटिव ना कर दें। ठीक है जी, तो आगे क्या है, द रिजल्ट के अंदर क्या होता है, द मेम्ब्रेन बिकम्स हाइपर पोलराइज। ठीक है जी, तो अब एक और कंडीशन होती है। अच्छा जी, तो इसके अंदर कंडीशन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास है मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये आ गई मेम्ब्रेन, बाहर पॉजिटिव था देन नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, तो देन बाद में हमारे पास क्या हुआ कि ये डीपोलराइजेशन की कंडीशन है। फिर अब रीपोलराइजेशन के अंदर फिर से ऐसे हो जाएगा पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पोटेशियम जो है वो बाहर जाना शुरू करेंगे, पोटेशियम मूव ऑन करेंगे। ठीक है जी, इतना पोटेशियम हो जाएगा, इतना पोटेशियम हो जाएगा कि यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स है वो मज़ीद जनरेट नहीं होंगी। ठीक है जी, इतना पोटेशियम जो है यहाँ पर मूव ऑन करेगा
और मज़ीद नर्व इम्पल्स कोई भी मैसेज को जो है वो न्यूरॉन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और ये कंडीशन जो है वो हाइपर पोलराइजेशन होती है, जो कि आरएमपी जो हमारे पास होता है यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी इसकी मोर नेगेटिव वैल्यू होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की होती है -70 और मिलीवोल्ट, और जो इसकी होती है हाइपर पोलराइजेशन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -75 मिलीवोल्ट। ठीक है जी, -75 मिलीवोल्ट टू 90 तक चले जाती है। कहाँ तक चली जाती है? -75 मिलीवोल्ट टू 90 मिलीवोल्ट के दरमियान जो है ये हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है जी, तो आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही इसके चैनल्स क्लोज होंगे द नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस मूव्ड होंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनफ टू रिस्टोर द इनिशियल पोजीशन। एज द रिजल्ट ऑफ दिस मेम्ब्रेन बिकम्स हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, एंड एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस नेगेटिव हो जाएगा। आफ्टर अ सेल हैज़ बिन डीपोलराइज हो जाएगा। जैसे ही डीपोलराइज होता है इट अंडरगो वन फाइनल चेंजेस इन इंटरनल चार्जेस के दरमियान। फॉलोइंग डीपोलराइजेशन द voltage gated sodium ions channels that had been open, क्या होगा यहाँ पर? ओपन हो जाएंगे सोडियम आइंस वाइल द सेल वाज अंडरगोइंग डीपोलराइजेशन क्लोज्ड अगेन। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा? वही बात रिवाइज करी है कि सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे, डीपोलराइजेशन होगी। जैसे ही सोडियम के गेट्स ओपन ऑफ हो जाएंगे तो डीपोलराइजेशन ख़त्म हो जाएगी, और फिर जो है वो वहाँ पर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, जैसे ही रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी कि पोटेशियम के गेट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे और वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन जाना शुरू करेंगे। इतने ज़्यादा पोटेशियम हो जाएंगे कि नर्व इम्पल्स स्टॉप हो जाएगी, और कंडीशन ये कहलाती है हाइपर पोलराइजेशन, जिसके अंदर आरएमपी जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो -70 वैल्यू होती है उससे भी ज़्यादा मोर नेगेटिव -90 मिलीवोल्ट तक जो है वो इसका पोटेंशियल हो जाएगा। आई होप ऑल डिस्कशन जो है आपको समझ आ गई होगी। द इंक्रीज पॉजिटिव चार्जेस जो है विद इन द सेल के अंदर नाउ कॉजेज द पोटेशियम चैनल टू ओपन। पोटेशियम के चैनल यहाँ पर क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम के आयंस जो है वो बीइंग टू मूव डाउन द सेल ग्रेडियंट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स इन फेवर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट एंड द न्यूली एस्टेब्लिश इलेक्ट्रिकल केमिकल एज द पोटेशियम मूव्स आउट। जैसे ही पोटेशियम जो है ये मूव करेगा आउट, ठीक है जी, तो पोटेंशियल विद इन द सेल जो है जगह डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है जी, प्रोसेस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ही बाहर जाएंगे तो ये बहुत सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत सारे मज़ीद पॉजिटिव हो जाएंगे, और अंदर जो है वो नेगेटिव बहुत सारे हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास क्या होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो नेगेटिव है उससे भी ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन के अंदर जो है वो इसका पोटेंशियल हो जाता है कंटिन्यूस। थ्रूआउट दिस कंडीशन के अंदर क्या होगा? सोडियम पोटेशियम वर्क्स करेंगे, और इस प्रोसेस के अंदर जो है सोडियम पोटेशियम वर्क कंटिन्यूसली करते रहते हैं। आई होप ऑल डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। अब इस टेबल को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ पर रेस्टिंग स्टेट थी। क्या थी हमारे पास? रेस्टिंग स्टेट। इसके अंदर कोई भी गेट ओपन नहीं है, ये क्लोज़ है। फिर हमारे पास आई डीपोलराइजेशन। ठीक है जी, क्या है डीपोलराइजेशन? पहले ये वाली स्टेट थी। फिर हमारे पास आई डीपोलराइजेशन के अंदर क्या हुआ? बाहर नेगेटिव हो गया और इनसाइड पॉजिटिव। इसके अंदर कौन सी गेट ओपन है? आपको दिख रहा होगा सोडियम के। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि डीपोलराइजेशन के अंदर सिर्फ सोडियम की गेट्स ओपन होते हैं। पहले सोडियम ओपन होता है और रस्टिंग के बाद डायरेक्टली डीपोलराइजेशन आता है, और सबसे पहले कौन से गेट ओपन होंगे? सोडियम के गेट। देन उसके बाद क्या होगा? हमारे पास रीपोलराइजेशन आएगी। इसके अंदर स्टेट क्या हो जाएगी? बाहर पॉजिटिव, इनर साइड पर नेगेटिव। ये जो है वो रीस्टोर कर लिया, बैलेंस कर लिया इलेक्ट्रिकली। और यहाँ पर कौन से चैनल्स ओपन हैं? पोटेशियम के। इसको भी आप याद रखिएगा कि रीपोलराइजेशन के अंदर कौन से गेट्स ओपन होते हैं? पोटेशियम के। देन इसके बाद कंडीशन आती है हाइपर पोलराइजेशन। इसके अंदर बहुत सारे जो है वो पोटेशियम के आयंस इतने ज़्यादा जाएंगे कि ये इनर मेम्ब्रेन जो है उसको इतना नेगेटिव बना देंगे कि आरएमपी जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है
उससे भी इसकी मोर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन है, देन इसके बाद रस्टिंग आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब ये ग्राफ के अंदर आप लोग देख रहे होंगे एब्सोल्युटली रिफ्रैक्ट्री, और यहाँ पर भी एब्सोल्युटली रिफ्रैक्ट्री कहलाती है। ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के अंदर है। ठीक है, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्ट्री हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। इसका मतलब ये है कि जो नर्व इम्पल है वो सक्सेसफुली जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करवाने में कामयाब हो गई है। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जी, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड, तो द रिफ्रैक्टिव फेजेस जो होता है ब्रीफली पीरियड आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल की सक्सेसफुली ट्रांसमिशन के जो स्टेज होता है, ये जो पॉइंट होता है कि सक्सेसफुली नर्व इम्पल जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड के अंदर क्या होता है, द मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड इटसेल्फ, इस स्टेट के अंदर मेम्ब्रेन जो होती है प्रिपेयर हो जाती है फॉर द कंडक्शन ऑफ द सेकेंड स्टिमुलस। ठीक है जी। तो एक जो है वो हमारे पास मैसेज ट्रांसफ़र हो गया है सक्सेसफुली। अब सेकेंड स्टिमुलस के लिए जो है वो कंडक्शन के लिए जो है वो रेडी रहते हैं आफ्टर रिस्टोरिंग द ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट। ठीक है जी। तो अगर ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट को जो है वो गेन कर लिया है, ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट कब आएगी, डीपोलराइजेशन होगी, देन रीपोलराइजेशन होगी, बीच में हाइपर पोलराइजेशन, देन इसके बाद रेस्टिंग आ जाएगी। तो ये फेसेस गुजरने के बाद ये अगेन जो रेस्टिंग स्टेट में आएगा, ये जब गेन कर लेगा तो मेम्ब्रेन जो है वो अगेन प्रिपेयर्ड हो जाएगी फॉर दी सेकेंड स्टिमुलस के लिए। और ये काम कितने सेकंड में होता है, 2 मिली सेकंड के अंदर। ठीक है जी। जो है वो मतलब कि ये गैप होता है, ये पूरा इसके दरमियान नहीं, मतलब कि ये जो हमारा हमने ये पूरा प्रोसेस किया रेस्ट में, जब एक नर्व इम्पल्स सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाती है तो एक गैप आता है, एक गैप आता है। वो जो गैप होता है वो 2 मिली सेकेंड का होता है। ठीक है जी। तो वो 2 मिली सेकेंड्स का होता है। और ये जो ओवरऑल जो इसका टाइम लगता है वो मैंने आप लोग को बताया था 10 to 30 मिली सेकेंड्स। ठीक है जी। तो इसका मैंने 10 to 30 मिली सेकेंड्स बताया था। चलिए आगे चलते हैं। During this, the sodium ATP driven pumps allow the re-establishment of the original distribution of the sodium and the potassium signs। ठीक है, ये establish हो जाएंगे pumps। sodium and potassium ATP pumps जो होते हैं driven by using the ATP helps to restore and resting memory for the condition of a सेकेंड नर्व इम्पल के लिए। अच्छा, सेकेंड नर्व इम्पल के लिए अब तैयारियाँ हो रही हैं कि एटीपी के पम्प्स वगैरह, सोडियम एटीपी पम्प्स को रेडी करें कंडक्शन वगैरह करने के लिए, रेस्पॉन्स करने के लिए। अदर स्टिमुलस को कॉजेज़ करेंगी, द मूवमेंट होंगी आइंस की बोथ अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फॉर एवरी 2 पॉजिटिव आइंस, 2 पोटेशियम आइंस जो हमारे पास होते हैं डेट मूव्स इनसाइड द सेल, एंड 3 जो है वो हमारे पास सोडियम के आइंस आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड। दिस प्रोसेस जो होता है रिक्वायर करता है एटीपी। क्या रिक्वायर होती है, एटीपी, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द आइंस इज अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर पोटेशियम एक यहाँ पर है और यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ आ रहा है, अगेंस्ट आ रहा है, तो ये हमारे पास होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि यहाँ पर क्या कंज्यूम होगी, एटीपी यहाँ पर जो है वो कंज्यूम हो, एटीपी जो है यहाँ पर कंज्यूम होने वाली है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंपल बातें की गई हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। हाइपर पोलराइजेशन, ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन कॉजिंग एन ओवरशूट इन द पोटेंशियल ऑफ द सेल। पोटेशियम, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हाइपर पोलराइजेशन क्या है, एक दफ़ा बुक में जो है वो रीड आउट कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पोटेशियम आइंस कंटिन्यू टू मूव आउट थ्रू पोटेशियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल से ही कंटिन्यूसली बाहर आते रहेंगे, कंटिन्यूसली जो है वो पोटेशियम आते रहेंगे। और क्लोरीन इनफ्लक्स थ्रू क्लोरीन चैनल्स। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्लोरीन भी मौजूद होंगे। ठीक है जी। तो क्लोरीन भी जो है वो अब बाहर आते रहेंगे। अब क्यों बाहर आ रहे हैं ये मैं बता देती हूँ। देयर फॉर द रेस्टिंग पोटेंशियल इज एक्सटीडेड एंड द न्यू सेल पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है जी। द रेस्टिंग पोटेंशियल इज अल्टीमेटली रीस्टेब्लिश बाय द क्लोजिंग ऑफ ऑल द वोल्टेज चैनल्स, गेटेड आइंस चैनल्स एंड द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम पम्प्स। ठीक है जी। अब यहाँ क्या कहा है इन्होंने, देखिए हमारे पास कंडीशन है, पहले तो कंडीशन नॉर्मल कंडीशन थी, फिर डीपोलराइजेशन हुआ,
देन रीपोलराइजेशन हुआ, देन इसके बाद आ गया हाइपर पोलराइजेशन। ये जो हाइपर पोलराइजेशन हुआ है इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सोडियम के आयंस बाहर जाते हैं, ठीक है जी, आउटसाइड आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मज़ीद पॉजिटिव 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 हो जाता है और इनसाइड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन ख़ुद क्या है, नेगेटिव, तो ये इनसे क्या करेगा, रिपेल करेगा इनसे। तो ये भी एक क्लोरीन के चैनल्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होते हैं, क्लोरीन के चैनल्स मौजूद होते हैं। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन भी मूव कर जाएगा यहाँ पर, किस तरह अट्रैक्शन होगी नेगेटिव की पॉजिटिव से, और ये क्लोरीन भी जो है वो आउटसाइड पर जो है वो मूव कर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है खुद, तो यहाँ पर मौजूद नेगेटिव आयन से जो है ये रिपेल शो करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर यही बात करी है, और यहाँ पर क्या कहा है कि न्यू पोटेंशियल जो होगी बिकम्स मोर नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू जो है वो -90 तक भी जो है वो जा सकती है, ठीक है जी। तो आगे रीड आउट करते हैं वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स जो जा रही होती है उसकी क्या स्पीड होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या स्पीड होती है, डीपोलराइजेशन में क्या कंडीशन होती है या क्या स्पीड होती है, रीपोलराइजेशन में क्या स्पीड होती है, या इन सब की स्पीड जो है वो सेम होती है। तो उसको हमने आप रीड आउट करना है। क्या लिखा हुआ है, एक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास होता है मस्ट ट्रैवल रैपिडली, क्या करता है, बहुत तेज़ी से जो है वो ट्रैवल करता है। एनिमल हैव इवॉल्व्ड टू वेज टू इंक्रीज द वेलोसिटी टू नर्व इम्पल्स, ठीक है जी। तो एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, टू वेज जो है वो लेते हैं, यानी कि दो तरीके होते हैं वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। किसकी वेलोसिटी, नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर क्या बात करी इन्होंने कि द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ द डायमीटर ऑफ द एक्सोन इज़ लार्जर। अगर आपको नर्व इम्पल की स्पीड को बढ़ाना है या उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है कि वो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो यही है कि उसके एक्सोन का जो डायमीटर है उसको जो है वो क्या करें, ग्रेटर कर दें, लार्जर कर दें, ठीक है जी। और इफ़ द एक्सोन इज़ माइलिनेटेड, ठीक है जी। तो यहाँ पर माइलिनेटेड की बात करी इन्होंने, ठीक है जी। तो अब यहाँ इन्होंने कहने का मतलब है, ये जो हमारे पास एक्सोन्स होते हैं देखे होंगे, मैंने अपने लेक्चर में बताया, ये जो एक्सोन होते हैं यहाँ पर सेल बॉडी होती है, ये डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं। तो ये जो पार्ट है एक्सोन वाला है, मैं यहाँ बना रही हूँ। अगर इसका डायमीटर इतना है तो इसकी वेलोसिटी कम है, लेकिन अगर इसका डायमीटर मैं बढ़ा दूँ तो इसकी जो वेलोसिटी है नर्व इम्पल को जनरेट करने की वो ज़्यादा हो जाएगी जी। तो यहाँ पे क्या बात करी कि इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ एन एक्सोन इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स, ठीक है जी। जैसे डायमीटर को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे एक्सोन के, तो इंक्रीज़ हो जाएगी वेलोसिटी नर्व इम्पल्स की ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो डायमीटर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो है वो हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर कम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो अगर हम इंक्रीज़ करेंगे डायमीटर को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। रेजिस्टेंस कम होगी जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रैपिडली ट्रांसफ़र करेगी, रेजिस्ट नहीं करेगी, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन्वर्सली, यानी कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है, यानी ये कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन होता है ये हमारे पास, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सो लार्जर डायमीटर एक्सोन हैव लेस रेजिस्टेंस टू नर्व इम्पल्स। जब लेस रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस क्या होती है कि ये जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रॉन्स की, कि रेजिस्टेंस का मतलब है कोई रुकावट आ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी स्पीड से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। लेकिन अगर लेस रेजिस्टेंस करनी हो तो हम या तो फिर डायमीटर को जो है यहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, यानी कि उनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। द ट्रांसमिशन स्पीड वेरीज फ्रॉम सेवरल सेंटीमीटर्स पर सेकेंड के लिहाज से भी करते हैं, इज़ वेरी थिन एक्सोन टू अबाउट
10 मीटर सेकेंड 100 मीटर सेकेंड इन द जॉइंट एक्सोन्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर इन्होंने एक बात करी है कि डायमीटर जो होता है, अगर लार्जर डायमीटर है तो उसके पास क्या होगी, लेस रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई। अब यहाँ एक बात करिए, जो स्पीड है, ठीक है, ये वेरीज करती है, चेंज करती है सेवरल सेंटीमीटर पर सेकंड के लिहाज से। ठीक है जी, तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड के लिहाज से करती है। अगर एक्सोन इज़ वेरी थिन है तो ये होगी 100 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकंड होगी इन द जॉइंट एक्सोन के अंदर। ठीक है जी, तो थिन एक्सोन की जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं हमने, जो है वो लार्जर डायमीटर की बात करी। अच्छा जी, तो ये कितना होगा, 100 मीटर पर सेकंड के लिहाज से होगी। ठीक है जी, तो माइलिन, आगे चलते हैं। माइलिन एक्सोन कंडक्ट इम्पल्सिस। माइलिनेटेड एक्सोन जो होता है वो कंडक्ट करता है इम्पल्सिस मोर रैपिडली करता है अनमाइलिनेटेड एक्सोन। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जो माइलिनेटेड वाला होता है, माइलिनेटेड मतलब कि एक्सोन में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर माइलिन शीट जो है वो प्रेजेंट्स होती है। अभी जहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवर। ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। और जो माइलिनेटेड पार्ट होता है तो उसको माइलिनेटेड कहा जाता है। ये इंसुलेटिंग शीट्स होती हैं। तो जिस एक्सोन या न्यूरॉन के पास ये माइलिनेटेड शीट्स मौजूद होती हैं तो वो क्या करता है, इम्पल्सिस को मोर रैपिडली ट्रांसफ़र करवाता है बनिस्बत अनमाइलिनेटेड के। ठीक है जी, तो बिकॉज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज माइलिनेटेड एक्सोन आर ओनली प्रोड्यूस एट नोड ऑफ रैनवियर। तो ये जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होता है वो कहाँ पर होता है, इन एरियाज़ पर। ठीक है जी, तो अभी ये आगे डायग्राम में अच्छे से समझ लेंगे इसको क्या है। स्मॉल गैप्स बिटवीन दी सक्सेशन के दरमियान होती है। ठीक है जी, तो अब इस डायग्राम में आप लोग देखें, जो नॉन माइलिनेटेड है तो नर्व इम्पल पहले यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ 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 यहाँ, यानी कि एक के बाद एक जो है वो ट्रांसफ़र होनी पड़ेगी। तो इसको कितना टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन जो माइलिनेटेड वाला पार्ट है इसके अंदर ये जो गैप्स है ना, नोड ऑफ रैनवियर, जिसको नोड्स टू नोड्स, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो ट्रांसमिशन होगी वो बहुत जल्दी होती है। यानी कि इन नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन एक्सोन्स की, न्यूरॉन्स की जो है वेलोसिटी ज़्यादा होती है नर्व इम्पल को जल्दी से जो है वो जनरेट करवाने की, ट्रांसमिशन करवाने की, बनिस्बत नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स की। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल मैसेज या जो सिग्नल्स होते हैं वो इन पार्ट से जो है वो ट्रांसफ़र होने होते हैं, इंसुलेटिंग पार्ट से ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है वो फ्लूइड होता है इन कांटेक्ट विद द एक्सोन्स। ठीक है जी, तो एक्सोन के यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स भी मौजूद होते हैं ओनली एट द नोड्स। कहाँ पर होते हैं, नोड्स में। ठीक है जी, सो डैट द फ्लो ऑफ आइंस, आइंस का जो फ्लो होता है between the inside and outside of the axons can occur only in these region। ठीक है जो, तो ये जो हमारे पास आइंस मूवमेंट करते हैं आउटसाइड एंड इनसाइड, तो ये जो है वो अकर करते हैं इन नोड्स के ज़रिए। किसके ज़रिए, ये जो नोड्स हैं ना इनके ज़रिए होता है ये मूवमेंट। ठीक है जी, तो द एक्शन पोटेंशियल डज नॉट प्रोपगेट ओवर द लेंथ ऑफ द एक्सोन। ठीक है जी, तो ये एक्शन पोटेंशियल पूरी लेंथ पर प्रोपगेट नहीं होता। ठीक है जी, प्रोपगेट नहीं होता, बट रदर जंप फ्रॉम नोड टू नोड स्कीपिंग द इंसुलेटिंग एरियाज या रीजन्स। ठीक है जी, इंसुलेटिंग रीजन को ये लोग छोड़ देते हैं और सिर्फ नोड्स टू नोड्स, ठीक है, नोड्स टू नोड्स, नोड्स टू नोड्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, स्कीपिंग करते हैं इंसुलेटिंग रीजन्स को ऑफ द मेम्ब्रेन बिटवीन द नोड्स। ठीक है जी, नोड्स के दरमियान नोड्स के दरमियान ये जो इंसुलेटिंग एरियाज़ हैं, ग्रे से जो शो हो रहे हैं ये वाले इंसुलेटिंग एरियाज़ हैं, इनको जो है स्किप करेंगे। तो ये जो नोड्स टू नोड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसको हम कहते हैं, इस मैकेनिज़्म को कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। रिजल्ट्स में क्या होता है, फास्टर नर्व इम्पल जो है वो ट्रांसमिशन होती है। कितनी फास्टर होती है, 150 मीटर पर सेकंड होती है
इन सम न्यूरॉन, ठीक है जी, सम क्योंकि कुछ न्यूरॉन के पास ये माइलिनेटेड जो है वो एक्सोन होता है, सबके पास नहीं होता। तो ये कितनी करती है 150 मीटर पर सेकंड के लिहाज से, ठीक है जी। तो बैक पर अगर हम यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई थी कि 100 मीटर पर सेकंड के लिहाज से होता है, लेकिन अगर वो एक्सोन जो है वो माइलिनेटेड होगा तो वो किसके लिए कितने जो है वो इसकी वैल्यू होगी, वो हमारे पास होगी 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको पूरी डिस्कशन अच्छे से जो है वो माइंड में बैठ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।